पहले पार्ट में हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस का समाज किस तरह का था, और दूसरे पार्ट में हमने जाना कि 18वीं सदी में मध्यम वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ। और यहाँ आपका पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 2 पहले के नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मतलब राजा की अपनी मर्जी नहीं रहती थी कि वो डायरेक्ट ही कर को या टैक्स को बढ़ा दे। इसके लिए उसे एक प्रतिनिधि सभा यानी कि स्टेट्स जनरल की बैठक बुला कर नए करों के लिए अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक सभा बुलाई जाती थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? स्टेट्स जनरल। ठीक है, इस प्रकार की सभा को या बैठक को बुलाता था राजा, और करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी उसे पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अब तीनों स्टेट कौन? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और आप जानते हैं कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में अनपढ़ लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, किसान, मजदूर और कुछ वकील इत्यादि। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई थी उन्होंने बैठक? 5 मई 1789 को। नए करों के लिए जो भी प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव में अनुमोदन मतलब उसके लिए निर्णय लेने के लिए उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी सम्राट ने कब नए प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई थी? तो 5 मई 1789 को। ठीक है। और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट के प्रति जो लोग थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि कितने भेजे थे? 300 प्रतिनिधि भेजे, और जिन्हें आमने सामने की कतारों में बिठाया गया। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। चूंकि आप जानते हैं कि तीसरे स्टेट में बहुत सारे लोग थे, यानी कि गरीब लोग, कुछ अमीर लोग, है ना। तो ये इनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इनके प्रतिनिधि कितने थे? 600, और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में के 300 प्रतिनिधि थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बैठक में 300 प्रतिनिधि तो किसके थे? प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट के। ठीक है, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के। और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे। ठीक है। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब इस सभा में किसान और औरतों को और कारीगरों को इस सभा में नहीं बुलाया गया था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से, कितने पत्रों के माध्यम से? 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी जो शिकायतें थी, किनकी? तीसरे स्टेट्स के लोगों की, उनकी एक शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। कौन से प्रतिनिधि? ये जो 600 प्रतिनिधि थे तीसरे स्टेट के, ये इन सभी कारीगर है और किसान और कारीगर, इनकी जो शिकायत थी इनको लेकर एक आए थे सूची बनाकर। ठीक है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए।
जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। देखिए ऐसा था कि जो स्टेट जनरल के नियम थे पहले, वो नियम इस तरह के थे कि उसमें हर एक वर्ग यानी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और ये तीसरे स्टेट के वर्ग, ठीक है, ये सभी का एक एक मत देते थे। और जिसमें से पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों का एक एक मत हो जाता था, 2 मत यानी 2 वोट, और 2 वोट हो जाते थे, ये कर बढ़ाने के लिए अनुमति दे देते थे। तो तीसरे स्टेट के लोग हार जाते थे। तो अब की बार तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने कहा कि हर बार की तरह राजा साहब अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधि है, जितने भी सदस्य है, इन सभी को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात देखिए 600 प्रतिनिधि तो किसके थे? तीसरे स्टेट के, और 300 मिलके 600 पूरे पहले और दूसरे स्टेट के थे। और इनमें से यदि 1-2 वोट वो इधर लेके आ जाते थे तो मतलब इस कर नहीं बढ़ता, टैक्स आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि अब की बार परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार होना चाहिए या होगा। यहाँ एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो नाम का एक व्यक्ति का नाम है, रूसो ने अपनी पुस्तक तो ये ध्यान रखना, रूसो की पुस्तक का नाम द सोशल कॉन्टैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, यानी बाइकआउट हो गए, यानी सभा भंग कर दी। तो देखिए अभी तक हमने देखा है कि 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव के लिए जो स्टेट्स जनरल की बैठक थी उसे बुलाई गई। प्रतिनिधियों के शान शौकत के लिए, मतलब उनके मान सम्मान के लिए वर्साई का आलीशान भवन को सजाया गया। इस प्रथम और द्वितीय स्टेट के बैठक में 300 प्रतिनिधि आए थे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि आए हुए थे, ठीक है। और 600 प्रतिनिधि ये ऐसा कह रहे थे कि अब की बार एक एक वोट देने का सभी को अधिकार होना चाहिए। पर जबकि जो स्टेट जनरल का नियम था, ये नियम ऐसा था कि इसमें प्रत्येक वर्ग केवल एक ही वोट देगा, यानी कि सिर्फ 3 वोट, और अब की बार हर एक सदस्य एक एक वोट दे, ऐसा तीसरे स्टेट के लोगों ने रखा था। तो ये रूसो की ये ऐसे की ऐसी बात रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टैक्ट में कही थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कब जमा हो गए ये? 20 जून को। और कहाँ पर जमा हुए? वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में ये जमा हो गए और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक हम सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि एक राष्ट्रीय सभा बना ली इन्होंने कि रोज दिन ही सभा होगी, रोज दिन ही नए नए हम लोग फैसले लेंगे। तो इन्होंने खुद को क्या कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इनमें खास बात यह थी कि इनका नेतृत्व मिराबो और आबे सिए ने किया। मिराबो और आबे सिए ने, इनका नेतृत्व किन्होंने किया था? मिराबो और आबे सिए ने किया था। और ये खास बात यह है कि ये जो मिराबियो था इसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, यानी राजा महाराजाओं में, ठीक है। लेकिन वहां समानती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। लेकिन ये पक्ष में किसका था? तीसरे स्टेट के लोगों में। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के सामने जोरदार भाषण दिए। आबेसिए मूलतः पादरी वर्ग का था, ठीक है, ये चर्च का था। और उसने तीसरा स्टेट क्या है ये शीर्षक से अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पेम्पलेट लिखी, ठीक है। ये मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, 20 जून को प्रतिनिधि, ये जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, ये
वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और जमा होकर अपने आप को इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और इन्होंने शपथ ली कि जब तक हम सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देंगे, जब तक ऐसा संविधान तैयार नहीं हो जाएगा कि जिससे सम्राट की शक्ति किसके पक्ष में आए, असेंबली के पक्ष में आए, जब तक ये सभा भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और ओबे सीए ने किया था। जो मिराबियो था वो कुलीन वर्ग का था और जो आबे सीए था वो पादरी वर्ग का था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जिस वक्त असेंबली संविधान के प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था और उसी समय क्या हुआ, कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। मतलब जो कड़ाके की ठंड हुई उसमें फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक इस स्थिति का फायदा उठाने लगे और जमाखोरी में जुटे हुए थे। जो दुकानदार थे वो क्या कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे उसकी। और बेकरी, अच्छा ये क्या था, पाव रोटी। पाव रोटी जो फ्रांस था उसका मुख्य खाद्य था उस समय, फ्रांसीसी क्रांति के पहले। जिसे हमारे इधर हम गेहूं की रोटी खाते ना, इसी प्रकार वहां पर कौन सी थी, पाव रोटी थी उनका मुख्य खाद्य। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। मतलब 14 जुलाई के दिन ही ये बास्टिल का जो किला था इसको जला दिया था। तो ये तारीख याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी जुलाई, तो 14 जुलाई, ठीक है। और सन है आपका 1789, ठीक है। देहाती इलाकों में, गांव में यहाँ अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों, मतलब ये जो जमीन के मालिक हैं, उन्होंने क्या किया, भाड़े पर लटेरों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं जो हमारी पकी पकाई फसलों को तबाह करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। कई जिलों में तो ये भीड़ से आतंक होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न का जो भंडार था, मतलब खाने का, उन्हें लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। जब ये गुस्साई भीड़ ने क्या किया, जो भी अन्न भंडारों थे उनको सबको लूट लिया और जो भी लगान से संबंधित दस्तावेज थे उनको क्या किया, जलाकर भस्म कर दिया, यानी कि राख कर दिया। तो जो कुलीन वर्ग के थे वो बड़ी संख्या में अपने जागीरे का मतलब होगा कि उनकी जो जमीन होन थी, उनका जो पहले से घर बार था, उनको सबको वो छोड़कर चले गए और बहुत सारा उन्होंने क्या कर लिया, पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अब साहब अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान किसको हो गया, लुई 16 को हो गया। तो लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यहां भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। मतलब उस दिन क्या किया, जो भी कर दे रहे थे, जो टैक्स दे रहे थे जबरदस्ती तीसरे वर्ग के लोग, उन सभी का आदेश को उन्मूलन कर दिया, मैंने खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ देने के लिए विवश किया गया, मतलब उन्हें भी छोड़ना पड़ा। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च की स्वामित्व भूमि थी, मतलब जो चर्च के पास सरकारी भूमि जब्त थी उन सबको छुड़ा लिया गया, जब्त उसे कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार को हासिल हो गई। किससे हुई, जब ये कर का जो असेंबली ने कर्तव्य और बंधनों वाली जो समानती व्यवस्था है उसको बंद कर दिया। तो उस समय क्या हुआ
कि 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, क्योंकि जो चर्च की जो भूमि थी उन सबको सरकार ने यानी कि ये नेशनल असेंबली ने अपने कब्जे में कर लिया, मतलब छुड़ा लिया। किनके पास से? पादरी वर्ग के लोगों के पास से। ठीक है, तो अब हमने आज इस वीडियो में क्या क्या देखा उसके कुछ मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। अब देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई थी बैठक? 5 मई 1789 को। ठीक है, किसकी बैठक बुलाई थी? स्टेट जनरल की। और पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि बैठक में आए हुए थे, जिन्हें आमने सामने बैठाया गया था। और तीसरे स्टेट के कितने प्रतिनिधि थे बैठक में? 600 प्रतिनिधि शामिल थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा था कि अब की बार प्रत्येक सदस्य को, यहाँ पर जो भी है उन सभी को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यही बात रूसो की पुस्तक का जो नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस पुस्तक में भी ये बात कही गई थी। 20 जून को 33 स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ये किस लिए जमा हुए थे? क्योंकि राजा ने उनकी बात नहीं मानी कि एक एक वोट नहीं देगा कोई भी, मतलब जैसा पहले से नियम चल रहा है वैसा ही नियम रहेगा। तो उस कारण से ये फिर 20 जून को 33 स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उस समय 33 स्टेट का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबियो और आबे सीए ने किया। ये दो व्यक्ति ने किया था, एक तो मिराबियो और आबे सीए। और मिराबियो जो था वो किससे था? कुलीन परिवार से था, और जबकि आबे सीए ये पादरी वर्ग का था। और जो फ्रांसी की इस समय जब पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, उसी समय जो कड़ाके की ठंड पड़ी उसके कारण क्या हुआ था? पूरी फसल नष्ट हो गई थी। हाँ, तो जो फ्रांस की मुख्य खाद्य खाद्य क्या था? पाव रोटी था। इसकी कीमत ऊंचाई पर बढ़ने लगी, आसमान छूने लगी। तो जो दुकानदार थे, बेकरी मालिक थे, उन्होंने पाव रोटी की जमाखोरी शुरू कर दी। अब जब जमाखोरी शुरू कर दी तो महिलाओं ने भीड़ बहुत देर तक इंतजार किया और भूख के मारे उन्होंने क्या किया? फिर दुकान पर हमला कर दिया। तो इसी प्रकार फिर 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किला को जला दिया। और फिर सरकार ने क्या किया? उनकी बात मान ली। किसने? लुई 16 ने। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा।